हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय को हम ले रहे हैं, जो कि 29 तारीख को इसकी पेपर है। और विशेष धन्यवाद edudepart.com को क्योंकि इन्होंने ही ये पेपर निर्मित किया है तो बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। तो हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प के रूप में जो है उसको। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। मृदा निम्नीकरण का कारण है। ये सभी जो कारण है ना, उपयुक्त सभी जो है मृदा के निम्नीकरण का कारण है। वृक्षों की कटाई करते हैं, अतिचारण करवाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो मृदा का निम्नीकरण होता है। उपयुक्त सभी आएगा, है ना। मानव एक उत्तम संसाधन बनता है। कब वो बनेगा? जब ये सारी चीज़ें होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। अगला प्रश्न है, भविष्य की ऊर्जा होगी। सौर ऊर्जा जो है भविष्य की ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। हीराकुंड बांध स्थित है, हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में स्थित है। वन्य जीवन का प्राकृतिक आवास है वन। अगला है, इतिहास के प्रश्न है ये। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों ने अपनी ओर किसे मिलाया? मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। प्रजा हितैषी था एक समाचार पत्र। अगला चलते हैं। सन 1878 में समाचार पत्र था द हिंदू। जनसंख्या सघन आबाद कहाँ होगी? जाहिर सी बात है मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होगी। अब ये 10 प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। 5 रिक्त स्थान आया हुआ है जिसका आंसर यहाँ पर लिखा रहता है, आप ध्यान से देखेंगे। चंपारण खालिस्तान अंचल में है तो उसका आंसर आएगा बिहार। सूचना के अधिकार का उद्देश्य सरकारी कामों में क्या लाना है? पारदर्शिता लाना है। कोडार बांध खालिस्तान राज्य में स्थित है। कोडार जो है इसमें 3-5 कोडार कहाँ पर स्थित है बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, छोड़ देते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन। संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। फिर अब कोडार बचा क्या? छत्तीसगढ़। आपके स्कूल में जो नियम बने होंगे उसके कोई 2 के बारे में बता देना। आप लोग लिख लीजिए 2 नियम के बारे में। समय पे स्कूल आना, है ना, और समय का सही उपयोग करना, टाइम टेबल के अनुसार चलना। अगला प्रश्न है, आयकर से आप क्या समझते हैं? देखिए, सरकार जो है लोगों के लिए एक आर्थिक दायरा तय करती है कि इतने में लोगों का गुजारा हो जाएगा। एक आर्थिक एक दायरा तय करती है। अगर उससे ज़्यादा इनकम हो रहा है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम जब हो रहा है तो उसमें टैक्स देना पड़ता है अपने आय का, जिसे आयकर कहते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि मतलब विषमता को कम किया जा सके। जो जिनके आय ज़्यादा है उनसे आयकर लेकर के देश के विकास में लगाया जाता है। यदि आपके साथ कोई गंदा व्यवहार करता है तो आप किसे शिकायत करेंगे? ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप सिंपल से आंसर देंगे कि यदि आपके साथ कोई गंदा व्यवहार करता है तो आप निसंकोच अपने माता पिता या शिक्षक से शिकायत करेंगे। दीवानी मामलों के बारे में लिखो। देखो, दीवानी मामले जो होते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित जो मामले होते हैं वो दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। जैसे मजदूर और मालिक के बीच में जो झगड़ा होता है वो भी दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। और एक और होता है फौजदारी। ये जब समाज में अशांति फैलाने वाले कृत्य जैसे कि चोरी, डकैती, ये सब होता है तो वो है फौजदारी मामले। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है ना। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है ना, पृथ्वी की संरचना है, उसके कारण से असमान रूप से वितरित है। और डिटेल में आप पढ़ लेंगे। संसद की रचना किन किन से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पहले आएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 2 नंबर का है तो आपको ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3-3 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताओ। तो 1800, पहली बात तो यह है कि उसमें जो है ये जो
आंदोलन था वो अचानक ही शुरू हुआ और कुशल नेतृत्व का इसमें अभाव था। लीडर का जो है, अलग अलग जगह लीडर थे, लेकिन उस आंदोलन को गति देने के लिए एक जो है लीडर की ज़रूरत थी पूरे देश में, उनका अभाव था और शिक्षित लोग इसमें सहयोग नहीं किए थे। एक बड़ा वर्ग जो है इसमें सहयोग नहीं कर पाए थे, जिसके कारण ये असफल हुआ। देसी बीज और उन्नत बीज की तुलना करें। जो देसी बीज होता है और वो कम विकसित होता है और उन्नत बीज जो है वो ज़्यादा विकसित होता है, उसको अच्छे तरीके से बनाया जाता है, संकरित होता है, उपचार करके बनाया जाता है। ये इसमें बीमार होने की संभावना ज़्यादा है, इसमें बीमारी होने की संभावना कम है। इसमें ज़्यादा उत्पादन हो सकता है उन्नत बीज में, और इसमें देसी बीज में कंपेयर कम उत्पादन हो सकता है। अगला चलते हैं, किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहला अपने देश के बारे में ना, हमें अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा जो है, देश के में जो शहीद हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके आदर्शों को सहेज करके रखना और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके प्रति हमें क्या होना, समर्पित होना, उनके हमें सम्मान करना, उनको बनाए रखना। तो ये 3 हो गए। थर्ड जेंडर को लेकर समाज में क्या क्या धारणाएं हैं, तो बहुत सारी धारणाएं इसके लिए चलती है कि अंधविश्वास है उनके प्रति कि ये समाज के जो है समाज के लिए कई लोग सोचते हैं कि ये लोग जो है गलत कामों में लिप्त रहते हैं, उन्हें गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। 90% जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके प्रति गलत धारणाएं रहती हैं कि वो चोर हैं, जबकि आजकल वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। बक्सर युद्ध के कौन से 2 परिणाम हुए? इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम को हरा करके जीत हासिल की, सबसे पहले परिणाम। दूसरा परिणाम यह है कि जब उन्होंने जीत लिया तो दीवानी वसूल करने की उनको अधिकार मिल गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने इलाहाबाद की संधि की और उस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार उन्हें मिल गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिणाम हुए। अगला है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखें। तो देखिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर ना इसी में रहते हैं, तो आप अगर ऊपर जाएंगे तो ये सारे उपाय आप लिख सकते हैं मृदा संरक्षण के। वृक्षों की कटाई कम करना, अतिचारण को रोकना, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना, है ना, और फसल को बदल बदल करके बोना। तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। अगला है, रमाबाई का समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में बताएं। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया और डॉक्टर रमाबाई करके भी उनको बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर जो है नर्स के रूप में कार्य करके समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ? देखिए, शुरुआत में तो छत्तीसगढ़ राज्य शांति प्रिय रहा, है ना। बाद में राजनीतिक बदलाव देखने को मिला कि 10वीं शताब्दी के लगभग अंत में, है ना, कलचुरी वंश का शासक था। 1741 के बाद वहाँ पर कलचुरी के बाद कौन आए? मराठा आए। और उसके बाद अंग्रेज लोग ने 1854 से लेकर पूरा आज़ादी तक, 1854 से लेकर आज़ादी मतलब 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। सामंती और जमींदारी प्रथा चली। आज़ादी के लड़ाई में भी हमारे राज्य के क्रांतिवीरों ने भूमिका निभाई। और जब देश आज़ाद हुआ तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में खाद्य मंत्री R.K. पाटिल ने तिरंगा फहराया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की ओर आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। राजनीतिक विकास अगर पूछा जाएगा तो आप कलचुरी से शुरू करना और अंग्रेजों तक खत्म करके आज़ादी को लिख सकते हैं ना। पहले कलचुरी शासन रहा, उसके बाद मराठा आए 1741 में, और 10वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी तक कलचुरी वंश रहे, है ना। इसको आप बता सकते हैं, कलचुरी के बाद मराठा, और मराठा के बाद जो है 1854 से 1947 तक ब्रिटिश।
अगला प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताइए। नवीकरण संसाधन ऐसा है जिसको एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है ना, और विद्युत जल ऊर्जा एक बार उपयोग करने के बाद, और हवा, वायु, ये नवीकरणीय स्रोत है। और अनवीकरण संसाधन पेट्रोल, डीजल, जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम लेकर किसी एक के गुण दोषों के नाम लिखिए। जैसे अभी मैंने बताया सौर ऊर्जा, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, तो आप उसकी गुण दोषों को पूरा पूरा लिख सकते हैं। जल है तो कल है, इसकी आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे? जल के बारे में आपको निबंध लिखना है, इसको अथवा इसको। शिक्षा संस्कृति पर अधिकार पर प्रकाश डाले। शिक्षा संस्कृति का अधिकार, सभी व्यक्ति को अपने संस्कृति और संस्कृति को बनाए रखने, अपने धर्म को बनाए रखने का अधिकार है संविधान में, जिसके तहत शिक्षा संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित करने के लिए अपने विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने का परमिशन इसी अधिकार के तहत मिलता है। राज्यसभा की रचना किस प्रकार होती है, समझाइए। यह अथवा में की प्रश्न है। अगला है, आप लोग बना लीजिएगा उसको। नरम दल एवं गरम दल के नेताओं के नाम एवं दोनों में अंतर लिखिए। तो नरम दल के जो नेता थे वो जो है शांत प्रवृत्ति के थे और अंग्रेजों पे भरोसा करते थे कि अंग्रेज उनके मददगार होंगे, ब्रिटिश नागरिकता के अधिकारों को मानते थे। और गरम दल वाले जो है प्राकृतिक अधिकारों के पक्षपाती थे। नरम दल वाले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा करते थे। नरम दल वालों को लगता है आज नहीं तो कल अंग्रेज हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर वो भरोसा करते थे। जबकि गरम दल वाले नहीं मानते थे, अंग्रेजों को स्वार्थी मानते थे। और नरम दल वाले अंग्रेजी सरकार से अलगाव नहीं चाहते थे, वो जुड़ाव चाहते थे। और जबकि गरम दल वाले अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोग करते थे, उनको उनसे अलग जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं था। नरम दल वाले स्वायत्तता चाहते थे, उनके साथ जुड़ के काम करना, जबकि गरम दल वाले पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। इसके अंतर्गत जैसे गरम दल का याद करना है तो अब लाल बाल पाल याद कर सकते हैं, और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गरम दल वाले थे। और नरम दल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी जो नेता थे वो नरम दल के थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार थी? इसको लिखना है या टिप्पणी लिखना है। कश्मीर का विलय, हैदराबाद का विलय, या उसके बदले आप जो है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है उसको लिख सकते हैं। तो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, है ना, लेकिन पाकिस्तान वाले वो अपने में मिलाना चाहते थे, इसलिए अटैक कर दिए और उसका जवाब वो अकेले नहीं दे पाए, तो भारत वाले उनकी रक्षा किए। और तब हरी सिंह ने इस फैसला लिया कि अकेले रहना मुश्किल है। उन्होंने भारत में विलय और एक समझौता तैयार किया और भारत में वो विलय हो गए। लेकिन आज भी पाकिस्तान वालों को लगता है कि कश्मीर में कुछ जो क्या बोलना चाहिए, कुछ जो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं वो आज भी अटैक करते हैं कि कश्मीर हमारा है करके। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला है हैदराबाद का विलय। हैदराबाद के विलय में भी दिक्कत आई थी कि जो हैदराबाद के जो राजा थे उस समय वो निज़ाम थे, मुस्लिम थे, और वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहते थे, और वहाँ के जो स्वामी राम तीर्थ उसकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में भारत में विलय होने की वो मांग कर रहे थे। तो उसके खिलाफ निज़ाम ने जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया, फिर निज़ाम के विरुद्ध कार्रवाई करके हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करवा दिए, जैसे कि जनता चाहती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।